हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका जो पोस्ट कोड 802/23 है, जिसे हम दास ग्रेड 4 या कई नामों से जान लेते हैं, इसके अंडर में कई सारी पोस्ट आती हैं और इसका जो आपका स्किल टेस्ट है या एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो टाइपिंग टेस्ट को लेकर के जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, उनकी डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये पूरा जो जनरल इंस्ट्रक्शंस वाला जो नोटिफिकेशन है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। आपको एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। पूरी वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, आपको किन-किन चीज़ों की गलतियाँ करने से बचना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसको सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा कुछ इशू बन रहे थे अभी कुछ समय के दौरान, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई थी। तो उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं क्या-क्या जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आज ही के दिन जारी किया गया था। सॉरी, ये 16 तारीख को जारी किया गया, यानी कि आज ही के दिन, लेकिन ये तैयार 15 को ही हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द जनरल इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स फॉर टाइपिंग और स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रेड 4, यानी कि दास ग्रेड 4 के नाम से जान लेते हैं। हालांकि इसके अंदर कई सारी पोस्ट आ जाती हैं डिपार्टमेंट के बेस पर, मतलब कई अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है ग्रेड 4 लोअर डिवीजन, यानी कि जैसे एलडीसी जूनियर असिस्टेंट, मतलब कई सारे नामों से इसे पुकारा जाता है। मेनली दास ग्रेड 4 802/23 आपका पोस्ट कोड है, ये चीज आप याद रखिएगा केवल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। हालांकि मैंने ये जो सारी चीजें हैं ये एक हिंदी में लिख दी हैं सारी चीजें, आप उसे देख सकते हैं जाकर के। बहुत संशय बना हुआ था कि जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो किस मोड के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, क्या पेपर टू स्क्रीन होगा या स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। तो ये सारी चीजें अब क्लियर कर दी गई हैं कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो स्क्रीन टू स्क्रीन मोड पर होने वाला है, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं पूरा ये है क्या, इसको तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। टोटल लगभग 32 लाइंस हैं या 32 इसमें पैराग्राफ दिए गए हैं, उनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेकंड, ये पूरा ये आपका पोस्ट कोड दिया हुआ है, यहाँ पर पदों का नाम दिया गया है, जो भी आपका पोस्ट और किस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आती है, इस चीज के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये पद का नाम और ये डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद जो आपकी सेकंड जो इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर कुछ चीजें लिखी गई हैं कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। स्क्रीन टू स्क्रीन कहने का मतलब है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन को देख करके होगा, यानी कि आपकी स्क्रीन पर ही, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही एक विंडो में आपको एक पैसेज या पैराग्राफ दिखाई दे जाएगा और आपको उसे ही देखकर नीचे टाइप करना होगा। ठीक है, तो स्क्रीन टू स्क्रीन मोड रहने वाला है आपका टाइपिंग का। उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट है, उन सभी कैंडिडेट से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप देखोगे तो इस तरीके का एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है, वहां पर आप उसे जाकर के लगा सकते हैं ताकि आपको ना उस चीज का इंटरफेस समझ आ जाए, वहां का पैटर्न समझ आ जाए। ठीक है, तो ये चीज आपके सेकंड पॉइंट के अंदर की गई है इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद है हमारा लैंग्वेज का ऑप्शन। लैंग्वेज का ऑप्शन आप सभी को पता है कि उम्मीदवारों को 9/7/2026 से लेकर के 13/7/2026 के बीच में OARS पोर्टल पर अपनी टाइपिंग की भाषा यानी कि हिंदी या अंग्रेजी चुननी थी। जिन उम्मीदवारों ने इस दौरान कोई भी भाषा नहीं चुनी है, उनका जो डिफॉल्ट रूप से कौन सी लैंग्वेज मान ली जाएगी, इंग्लिश मान ली जाएगी। ठीक है, अगर ये 9 से लेकर के 13 तारीख के बीच में अगर आप कोई भी लैंग्वेज नहीं चुन पाए हैं तो आपका डिफॉल्ट रूप से यानी कि ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में टाइपिंग करने वाले हैं। ठीक है, और इसको किसी भी मतलब इसको ना किसी भी कंडीशन में बदला नहीं जाएगा। आपकी अगर आपने कोई भी लैंग्वेज नहीं चुनी है तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग देनी होगी, ये चीज यहाँ पर बोली गई है। अब यहाँ पर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पॉइंट 1 से लेकर के 32, यानी कि 1 से लेकर के 32 तक कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आपके। जैसे
आपकी जो टाइपिंग की परीक्षा की सही तारीख आपके ई एडमिट कार्ड पर दी जाएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय पर ही आपको पहुंचना है। गेट बंद होने के यानी कि एंट्री क्लोजिंग टाइम के बाद किसी भी परिस्थिति में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नॉर्मली आप 1 घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा, कोशिश करिएगा इससे पहले पहुंच जाएं। ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट 3 है कि परीक्षा के दिन आपको इन्विजिलेटर के सामने हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और आवश्यक चीजें भर करके, यानी कि जो आपकी फोटो अटेंडेंस सीट होती है वो आपको सौंपनी होती है। परीक्षा जो होगी वो आपकी खत्म होने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड अपने साथ ले जा सकते हैं। परीक्षा पूरी होने से पहले किसी भी को भी सेंटर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूँ, जितने भी लोग हैं, जो एडमिट कार्ड है होगा आपका, उस एडमिट कार्ड पर आप अपने जो इन्विजिलेटर होंगे उनका साइन जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि वो ई डोजर भरते समय उसकी नीड होती है। ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा मैटर करती है, ताकि आपको बाद में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये सभी के लिए है, केवल इसी के लिए नहीं। पॉइंट 4 कहता है कि आपको अपना असली ई एडमिट कार्ड, यानी कि आपका जो ओरिजिनल ई एडमिट कार्ड होगा, और एक उसकी असली सरकारी फोटो पहचान पत्र, यानी कि आपका कोई भी ओरिजिनल गवर्नमेंट फोटो आईडी है, वो आपको ले जानी होगी, जिस पर आपका वही जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी जो एडमिट कार्ड पर होगी। ठीक है। फोटो आईडी पर आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए। बहुत पुराना या फटा कटा आईडी कार्ड मान्य नहीं होगा। ये चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद आपका पॉइंट 5 कहता है कि यदि आपकी सरकारी फोटो आईडी पर जन्म तिथि नहीं लिखी है तो आपको अपनी जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत होगी। जैसे आप अपनी 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, जिसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसी से मैच करे जो आपकी एडमिट कार्ड के अंदर है। ठीक है। एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड की जन्म तिथि में अंतर होने पर आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके इस पॉइंट्स के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद आपका पॉइंट 6 है, ई एडमिट कार्ड को परीक्षा से पहले डीएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। पॉइंट 7 कहता है कि आपकी पात्रता पूरी तरह से प्रोविजनल है। परीक्षा में बैठने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि कट ऑफ तारीख तक आपके पास मांगी गई योग्यता, उम्र, जाति और आरक्षण के सभी दस्तावेज मौजूद होने चाहिए। अपात्र पाए जाने पर उम्मीदवारी जो है वो आपकी रद्द कर दी जाएगी। ये पॉइंट 7 कहता है। उसके बाद पॉइंट 8 है, बोर्ड के पास किसी भी स्तर पर अपात्र उम्मीदवार को बाहर करने का पूरा अधिकार होगा और अंतिम चयन संबंधी विभाग द्वारा दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही पक्का होगा। यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद ही आपका सिलेक्शन कंफर्म माना जाता है। ठीक है। ये नहीं है कि आप टाइपिंग टेस्ट दिया, आपने रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद ही आपकी नौकरी लग जाएगी। नहीं, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई भी गलती निकलती है जो जिससे कि डीएसएसबी को लगता है कि आप नौकरी लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो नौकरी आपको नहीं देता है। इसका कहने का मतलब ये था पॉइंट 8 का। ठीक है। उसके बाद आपका जो पॉइंट 9 है, परीक्षा के लिए कंप्यूटर और कीबोर्ड द्वारा ही दिया जाएगा। परीक्षा के लिए कंप्यूटर और कीबोर्ड द्वारा ही दिया जाएगा। आपको अपना कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी, मतलब कि बोर्ड के द्वारा ही दिया जाएगा, सॉरी। ठीक है। 10th पॉइंट कहता है, हिंदी टाइपिंग के लिए आपको क्रूटीदेव या मंगल, रेमिंगटन गेल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट रहेगा आपका। इसके लिए सामान्य अंग्रेजी कीबोर्ड ही दिया जाएगा इंग्लिश के लिए। ठीक है। उसके बाद पॉइंट 11 कहता है, आने जाने या रहने का सारा खर्चा उम्मीदवारों को खुद उठाना होगा। पॉइंट 12 कहता है, टाइपिंग टेस्ट के नियमों को अच्छी तरह समझने के लिए विज्ञापन संख्या 03/23 के पैराग्राफ 11 और 12 को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, अगर आपको टाइपिंग के सारे रूल्स समझने हैं तो। हालांकि ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसी में ही आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पॉइंट 13 क्या कहता है? पॉइंट 13 कहता है कि स्पीड और समय सीमा की क्या है। आप अगर अंग्रेजी में टाइपिंग करने वाले हैं तो आपको 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करने वाले हैं तो आपके 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। समय सीमा की बात करें तो समय सीमा सामान्य उम्मीदवारों के लिए 10 मिनट होगा और पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ नियम दिए गए हैं 14 से लेकर के 21 तक। पॉइंट 14 से लेकर के 21 के बीच में। जैसे पॉइंट 14 कहता है कि जो दिव्यांग उम्मीदवार शारीरिक अक्षमता के कारण टाइपिंग करने में पूरी तरह से असमर्थ है, उन्हें सिविल
सर्जन यानी कि कोई सरकारी डॉक्टर के द्वारा जारी स्थायी अक्षमता प्रमाण पत्र जो एनेक्सेसर ए दिया गया है, जिसका जो परफॉर्मा है वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और अंडरटेकिंग परीक्षा केंद्र पर जमा करने पर टाइपिंग टेस्ट से छूट मिल सकती है, यानी कि आपको एनेक्सेसर ए फिल करने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट से छूट मिल जाएगी। पॉइंट 15 बोलता है कि टाइपिंग से छूट पाने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को भी परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। भले ही आप टेस्ट दे या ना दे, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो टाइपिंग के दिन या टाइपिंग टेस्ट के दिन आपको परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध होना होगा, यानी कि उपस्थित होना होगा। पॉइंट 16 कहता है कि बिना छूट मांगे अनुपस्थित रहने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप बिना छूट के अनुपस्थित रहते हैं तो उम्मीदवारों को वहां पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये चीजें लिखी गई हैं पॉइंट 16 के अंदर। 17 कहता है लेखक यानी कि स्क्राइब की जो सुविधा मिलती है, आप सभी को पता होगा, जो ब्लाइंड या लो विजन कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपने खर्च पर पैसेज पढ़ने वाले या स्क्राइब को लाने की अनुमति है। परीक्षा में ब्रेल लिपि में पैसेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका लो विजन है या ब्लाइंड पर्सन है या कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने खर्च पर पैसेज पढ़ने वाले व्यक्ति को या स्क्राइब को लाने की अनुमति है। ये बोर्ड के द्वारा पॉइंट 17 के अंदर दी गई है। पॉइंट 18 बोलता है कि एक लेखक यानी कि स्क्राइब केवल एक ही उम्मीदवार की मदद कर सकता है, साथ ही वह लेखक इस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या लगा दी गई है स्क्राइब के ऊपर, एक तो केवल एक उम्मीदवार ही एक ही मतलब एक लेखक एक ही उम्मीदवार की मदद कर सकता है, दूसरे की नहीं, और वो जो लेखक है वो इस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन उसकी है। उसके बाद पॉइंट 19 बोलता है कि परीक्षा के दौरान स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी गलत व्यवहार के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार रहेगा। अगर वो किसी भी तरीके का कोई भी गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये चीजें लिखी गई है। पॉइंट 20 कहता है कि उम्मीदवार और लेखक दोनों को एनेक्सेसर बी फॉर्म भर करके जाना होगा, जिसका परफॉर्मा भी आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद पॉइंट 21 क्या कहता है, लेखक या अतिरिक्त समय की सुविधा लेने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा और डीवी के समय तभी असली दस्तावेज दिखाने होंगे, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिन्हें एडिशनल समय दिया, वो जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स हैं उनको अतिरिक्त समय की सुविधा दी गई है, ऐसे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर अपने असली डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अगर वो असली डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के, तो उनकी जो उम्मीदवारी होगी, जो उनका कैंडिडेचर होगा, वो रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है। आपका जो पॉइंट 5 मतलब कुछ चीजें हैं जिसमें पॉइंट 22 से लेकर के आगे की चीजें लिखी गई हैं। जैसे परीक्षा शुरू होने से पहले आपको मॉक टेस्ट के दौरान कंप्यूटर के सभी कीज को दबाकर अच्छी तरह से चेक कर लेना है, कीबोर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं। पॉइंट 23 बोलता है कि सेंटर के अधिकारियों और इन्विजिलेटर के निर्देशों का पालन करें, अभद्र व्यवहार करने पर परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। पॉइंट 24 बोलता है कि चोरी, नकल या किसी और की जगह परीक्षा देने पर आजीवन प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पॉइंट 25 बोलता है केवल एडमिट कार्ड मिलने या परीक्षा में शामिल होने से नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता है। 26 प्रशासनिक कारणों या गड़बड़ी पाए जाने पर बोर्ड परीक्षा रद्द या केंद्र बदल सकता है। तारीख या समय बदलने की कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, ऐसा कहा गया है पॉइंट 26 में। 27 बोलता है कि पात्रता परीक्षा केंद्र, अलॉटमेंट और चयन से जुड़े सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। पॉइंट 28 और 29 बोलता है कुछ प्रतिबंधित वस्तुएं जो आपको वहां पर नहीं ले जानी आपके एग्जाम हॉल में, जैसे किताबें नहीं ले जा सकते आप, नोट्स, कोई खाली कागज, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या मेटेलिक सामान आप नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको सख्त मना किया गया है। पॉइंट नंबर 30 बोलता है कि परीक्षा केंद्र पर बैग, मोबाइल या अन्य सामान रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। वहां पर हालांकि सेंटर्स पर कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 31 कहता है कि किसी भी नए अपडेट के लिए नियमित रूप से आपको डीएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है। पॉइंट नंबर 32 बोलता है कि गलत व्यवहार होने पर या होने वाली कार्रवाई के नियमों का जो विज्ञापन होगा वो 03/23 के पैराग्राफ 11 और 12 से दोबारा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एनेक्सेसर ए का फॉर्म दिया गया है और एनेक्सेसर बी का फॉर्म भी दिया गया है। एक सेकंड, यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऊपर है, ये रहा, ये एनेक्सेसर ए है और ये एनेक्सेसर बी है जो उन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को भरना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बारे में आपको बताना था मुझे। ये सारी चीजें हैं, ये पॉइंट वाइज मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में,
काफी समय के बाद वीडियो आई है, बट देर आए दुरुस्त आए, जो भी है। स्टार्ट करते हैं आज से ही अच्छे तरीके से। आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक जैसे टीसीटी के इस इलेक्शन को लेकर के, या आपके टीसीटी के एग्जाम्स कब होंगे, उनको लेकर के एक बेटर वे में कुछ चीजें सामने रखने वाला हूँ, जिससे सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।